विद्या वॉरियर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। ग्रामर के कई वीडियोस डाल चुके हैं हिंदी व्याकरण के। आशा है कि उसको आप पढ़े होंगे, समझे होंगे। अब प्रैक्टिस सेट लेकर के उन पर आ रहा हूँ। आज पहला प्रैक्टिस सेट वर्णों पर है, वर्णों की पहचान पर। 25 क्वेश्चन इसमें बढ़िया क्वेश्चन है, आप समझते चलिए तो आप 25 नहीं 100 प्रश्न तैयार कर लेंगे, क्योंकि मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सारा आयाम तय करूंगा किसी प्रश्न को समझाते समय, उसके उत्तर पर पहुंचते समय आपको और भी चीज़ों की जानकारी होगी। इसलिए कहने का मतलब मेरा पूरी तरह एक्सप्लेन करके बताऊंगा, आप उसे समझिए, बड़ा लाभदायक होगा आपके लिए। विशेष करके जो अब आगे वैकेंसीज आ रही हैं, जैसे ग्राम विकास अधिकारी का मुख्य रूप से है, बहुत उपयोगी है उन सबके लिए। तो सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, परीक्षाओं में ये प्रश्न आए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ वे होती हैं जो परंपरागत रूप से हमारे यहाँ वर्णमालाओं में हैं, उनसे हट करके जो नवीन ध्वनियाँ आजकल अपना ली गई हैं, वो अरबी और फारसी की हैं। उसमें करते क्या है, ये देखिए, पहले इसको समझ लीजिए। ये आंसर ए वाला सही है इसका, ख और ग, ये नवीन ध्वनियाँ इसमें है। इसी तरह से और भी जब इस तरह का, इसमें देखिए आप ख और ग, ख वाला के नीचे भी एक बिंदु दिखाई देगा जो थोड़ा सा प्रिंट में बगल हो गया है काफ़ी, जहाँ ग वाला है, ग का है, देख रहे हैं आप। इसी तरह से बिंदु जब लगा देते हैं तो नई नवीन ध्वनियाँ बन जाती हैं। नवीन ध्वनियों से तात्पर्य हम ग का उच्चारण जिस तरह से परंपरागत रूप से करते हैं, उस तरह न करके थोड़ा सा हल्का रखेंगे। स्पर्श कराते समय जिह्वा को कंठ से बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देंगे, उच्चारण करेंगे ग ग। वैसे तो आप कहते हैं ग, आप इसे कहिए ग, जैसे बोलते हैं गम गम। इसी तरह से ख भी है, ऐसे तो ख कहते हैं, दबाव ज़्यादा देकर करते हैं उच्चारण। और जब आप कहते हैं ख, इसी तरह से ज फ, उनके नीचे ऐसे बिंदु लगा करके बना देते हैं। तो ये अरबी और फारसी लहजे हैं, तो इन्हें नवीन ध्वनियाँ कहा जाता है हिंदी में। ठीक, आशा है आप इसको समझ गए। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में केवल 11 स्वर अपनाए जाते हैं, माने जाते हैं, यही अपनाए गए हैं। अ, आ, ई, री, ए, ऐ, ओ, औ, बस। ठीक, यही 11 स्वर हैं। अंग, अह आपको पढ़ाया गया है कि यह अयोग वहा है, इनको स्वरों में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ये तो बहुत सरल प्रश्न बन गया है। तो इसमें तो आप जानते हैं कि यह ज जो है, यह स्वर नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर, यहाँ आप ध्यान दीजिए, दीर्घ स्वर शब्द होना और मूल दीर्घ स्वर शब्द होना दोनों अलग अलग बातें हैं। अब केवल दीर्घ पूछे आपसे, दीर्घ स्वर हम जानते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब दीर्घ स्वर हैं। लेकिन मूल की बात कर रहा है, तो मूल में आ आता है, जो अ और अ से मिलकर बनता है आ। ध्यान देना, सवर्ण मिल रहा है, आ, ई, ये सब सवर्ण है, उ, ये सब सवर्ण है। लेकिन जैसे ही आप ए में पहुंचते हैं तो ए दीर्घ स्वर है, लेकिन यह अ और ई के योग से हो रहा है, सवर्णों के योग से नहीं हो रहा है। अ और ई के योग से ए बन रहा है। इसी तरह से ऐ बनता है, इसी तरह से ओ, औ बनते हैं। आपको मालूम है कि ए और
जब ए मिलेंगे तो अ हो जाएगा, और ओ के लिए अ और उ मिलता है, ठीक है, तो ये संयुक्त हो जाएंगे, इन्हें संयुक्त स्वर कहेंगे, कि ये मूल नहीं रह जाता है। तो यहाँ देखिए ओ जो है वह मूल स्वर में मूल दीर्घ स्वर में नहीं आएगा। पांचवा, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अब संयुक्त व्यंजन में आपको बताया गया है कि जो वर्णमाला में देते हैं, हिंदी वर्णमाला में, उसमें क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, जो किताबों में वर्णमाला में नहीं देते हैं लेकिन हिंदी में शामिल करते हैं, स्र, जिसे श्री बनाते हैं, लिखते हैं, श्रृंगार लिखते हैं। तो स्र मतलब ये 4 संयुक्ताक्षर हैं, तो उनमें से यहाँ कौन सा मिल रहा है? ज्ञ, यह संयुक्ताक्षर है। यह दरअसल ज और य के योग से बनता है, ठीक है, इसलिए संयुक्ताक्षर है। आगे बढ़ते हैं। छ वर्ण किसके योग से बनता है? अब छ जो है वह क और स के योग से बनता है, ये जो मूर्धन्य स होता है, ठीक। अगला चलते हैं। च और छ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो च और छ का च और छ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो च और छ का उच्चारण स्थान आप जानते हैं, इचु यसानाम ताल, ई और च छ ज झ माने च वर्ग, और तालव्य स जो होता है, जिसे बच्चे बड़ा वाला स कहते हैं, ठीक है, और ये ताल से बोले जाते हैं। आपको अगर इन सब चीज़ों में कन्फ्यूजन हो, भ्रम हो, तो आप बोल लिया करिए, अब बोल करके देखिए, वीडियो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जा कर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जा कर के आप वीडियो देख लीजिए, तो उसमें मैं यह सब समझाया हूँ कि जहाँ से आप बोल रहे हैं, जिस अवयव का मुख के अंदर प्रयोग कर रहे हैं आप बोलते समय, जहाँ जीवा स्पर्श कर रही है, ठीक है, या वायु स्पर्श कर रहा है, तो वही स्पर्शीय स्थान कहा जाएगा, उसका उच्चारण स्थान कहा जाएगा। तो ई बोलेंगे आप तो जिह्वा को ताल के पास ले जाएंगे, च बोलेंगे तो जिह्वा को ताल में स्पर्श करा दे रहे हैं, इसी तरह से छ ज झ, ठीक है। तो ये ताल को स्पर्श करती है जिह्वा इसमें, इसलिए ये ताल से इनका उच्चारण किया जाता है, ठीक। इन्हें तालव्य वर्ण भी कहेंगे। 8वां, निम्न में कौन सा संयुक्त स्वर है? अभी संयुक्त स्वर के बारे में हमने बताया। यहाँ देखिए ई ये सब मूल है, आ मूल है, ठीक है, क्योंकि ये सवर्ण मिलकर के दीर्घ भी बनते हैं, जो दीर्घ है ई, तो ई मिलकर ई बनता है, आ है आ मिलकर के बनता है, सवर्ण मिलकर के, लेकिन ए जो है वह अ और ई के योग से बनता है, इसलिए यह इसमें ए संयुक्त स्वर होगा, ठीक। 9वां, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अब अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? य र ल व, य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब उसमें से कौन सा यहाँ मिल रहा है? व। अब इसे अंतस्थ क्यों कहते हैं? ये सारी चीजें वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाया हूँ, आप एक बार उसको समझ लीजिए, वर्णों के से संबंधित जो वीडियो हैं, इसके बाद अगर यह प्रैक्टिस करें तो और बढ़िया समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब 10वां, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? इसमें कौन सा शब्द विसर्ग से बना है? बहुत सरल क्वेश्चन बन गया है यह। तो ये देखिए, अग के बाद जो चिन्ह लगाया है, ये तो संबोधन चिन्ह है, विस्मय सूचक चिन्ह है, ठीक है, द्वित्व में ऐसा कुछ नहीं है। अब निह स्पर्श में यहाँ देखिए विसर्ग लगा हुआ है। हाँ, ये बहुत सरल क्वेश्चन था। ये जो दो ऐसे बिंदी लगा देते हैं, इसी को विसर्ग कहते हैं। 11वां, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? अब घोष वर्ण किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां
झंकृत हो जाए। स्वर तंत्रियों का क्या मतलब होता है? ये जो आवाज निकलती है, ध्वनि निकलती है, ये वास्तव में तंत्रियों के झनकार से निकलती है। तो प्रकृति ने ऐसा दिया ही है कि बनाया ही है कि जब हम उस तरह से वायु की से गुजारेंगे तो वह जिससे मैच करेगी वही शब्द निकलेगा। जैसे तारों पर बीड़ा बजाया जाता है, सितार बजाया जाता है, गिटार बजाया, तो ये कहाँ से आते हैं आवाज? उसी तरह से आवाज आते हैं, उनके झनकार से। ठीक है, तो इसी अब वही बीड़ा वगैरह में वही तार जो है स्वतंत्री हो गया। इसी तरह से हमारे अंदर स्वतंत्रियाँ हैं। जब हम बोले हैं तो हम समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ झंझनाहट हो रही है, कैसे स्वतंत्रियाँ काम करती है अपना। तो जिनके उच्चारण में स्वतंत्रियाँ कंपित हो जाए वह घोष है। अब घोष वर्ण में कौन कौन आते हैं? जैसे वर्गों के जो तीसरे चौथे पांचवें अक्षर है, मतलब जैसे ग घ न, चलिए आगे। तो इस तरह से यह ज इसमें घोष वर्ण है। बरहमा, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाता है? अब खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप को बनाने का मतलब, जैसे अब देखिए, जैसे वो है, अब इसमें खड़ी पाई है, अब इसका संयुक्त स्वर बनाने के लिए क्या करते हैं? यही खड़ी वाली पाई हटा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो इसमें बी वाला सही हो जाएगा, खड़ी पाई को हटाकर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए 13वां देखते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अ और जो क वर्ग होता है, यानी क ख ग घ और ङ और ह और विसर्ग, ये सब कंठ से बोले जाते हैं। आप बोल करके देख लिया करें, समझ में आ जाएगा। जैसे क ख ग घ ङ ह, ठीक, विसर्ग आप जो कहते हैं ह, तो ये सब कंठ से आप देखेंगे, कंठ पर जो है जोर जा रहा है, इनका उच्चारण कंठ से किया जाता है। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? अब दंत्य का मतलब जिनके उच्चारण में दांत का हम उपयोग नहीं करते हैं, जिह्वा दांत को स्पर्श नहीं करेगी, और दंत्य वर्ण नहीं होंगे। तो अगर आप यह जानते हो तो आप उच्चारण करके देख लिया करिए। अब त में दांत पर जा रही है जिह्वा, द में, न में। अब यहाँ ट देखिए, ट में दांत पर जिह्वा नहीं जा रही है, तो आप ऐसे कर लीजिए। आप नहीं रटे हैं तब भी कर सकते हैं इसको, तो यह ट हो जाएगा। अगला, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अब मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के हैं। एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ। तो ह्रस्व में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता है, और एक होता है प्लुत, माने जिसमें ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, यानी 3 मात्रा का समय लगता है। तो इसमें आंसर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। 16वां, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ठीक, अब जो भी ध्वनियाँ हैं उनको मूल रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। तो हम यहाँ 2 प्रकार ले लेंगे। ठीक है, अब जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर, जैसा विभाजन भोलानाथ तिवारी ने किया है, कि जिह्वा के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? अग्रस्वर, यानी जिनके उच्चारण में जिह्वा के अग्रभाग का प्रयोग किया जाता है, और मध्य स्वर, जिनके उच्चारण में जिह्वा के मध्य भाग का प्रयोग होता है, और पश्च स्वर, जिनके उच्चारण में जिह्वा के सबसे पिछले भाग का सहयोग लिया जाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का होता है। अधिक जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़िए, अब 18वां देखते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अब यह भी बहुत सरल है। एक से अधिक वर्ण के मेल को व्यंजन कहेंगे। अब क्यों? अब कोई भी व्यंजन हो, स्वर की सहायता के बिना बोला नहीं जा सकता। जब तक स्वर नहीं मिला हुआ है तब तक वह अक्षर है। स्वर मिलेगा तभी वह बोला जा सकता है। ठीक है, तो व्यंजन ऐसे होते हैं जो वर्णों के, अब स्वर भी वर्ण है और व्यंजन जो अक्षर है वह भी वर्ण है।
अब दोनों मिलेंगे तब व्यंजन बनेगा, तो यह हो गया वर्णों का मेल, यानी वर्णों के मेल से व्यंजन बनते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। ई च छ ज झ ञ आदि का उच्चारण किससे होता है? तो ये चूसा नाम ताल, इनका उच्चारण तालु से होता है, तो यह सी वाला सही है। ठीक, विषहवा क ग ज फ, वही जो अभी हमने बताया आपको पहले। यहाँ देखिए क के नीचे बिंदु दे दिया है, एक बिंदु है, ग के नीचे है, ज के फ के। एक ये ध्वनियाँ कहाँ से आई अभी हमने बताया है आपको, ये नवीन ध्वनियाँ कही जाती हैं, ये अरबी फारसी भाषा से ली गई है। इनके उच्चारण में सावधानी बरतते हैं, बहुत ज़्यादा दबाव देकर के नहीं बोलते हैं। क ग ज फ ऐसे बोलते हैं। इक्कीसवां वहाँ देखते हैं, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अब अंतस्थ का मतलब आप समझते हैं, यह अलावा अंतस्थ है, तो इसमें यह हो गया अंतस्थ। ठीक, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अब अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण स्वर उनको कहते हैं, व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में कम वायु बाहर निकले। ठीक, तो ऐसे वर्ण कौन है? देखिए आप, जैसे जब वर्गों को आप देखते हैं क ख ग घ, ठीक है, तो आप देखिए क के बाद जब ख आता है तो यच लगा देते हैं, यानी वहाँ ह मिला हुआ है, और तब अधिक वायु बाहर निकल जाएगी, तब यह महाप्राण हो जाएगा, लेकिन क अल्प प्राण होगा। ठीक, इसी तरह से ग में कम वायु निकलेगी, लेकिन घ में जी यच कर देते हैं तो अधिक वायु निकल जाती है। लेकिन च में ऐसा नहीं मानेंगे, सी एच वाले में च अपवाद स्वरूप है जिसमें यच है, लेकिन वह उसके उच्चारण में ऐसा होता नहीं है, यह अल्प प्राण में आता है। तो कुल मिलाकर के जो आप वर्गों के दूसरे और चौथे अक्षर पाते हैं, दूसरे और चौथे वर्ण, वो महाप्राण हो जाएंगे, और पहले तीसरे और पांचवें जैसे क ग ङ, ठीक, च ज य, ये अल्प प्राण कहलाएंगे। इनके उच्चारण में अधिक वायु बाहर नहीं निकलती है। तो आप देखिए ऐसा कौन सा है? ऐसा ग है। स्वर जो है वो महाप्राण में आएंगे, ठीक है, यानी वो महाप्राण होगा, और हमको देखना था अल्प प्राण। तो ऐसा हुआ, इनमें से कौन सा काकल्य वर्ण है? हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है। अब काकल्य वर्ण किसे कहेंगे? दरअसल स्वर तंत्रियाँ जहाँ से ये ध्वनि निकलती है, इनके बीच में जो वायु रहता है उसी को काकल कहते हैं, उस वायु को काकल कहते हैं, और उसी के उपयोग से जो उच्चारण कर दिया जाए तो उसे काकल्य वर्ण कहेंगे। तो ह ऐसा वर्ण है जो, लेकिन कंठ का द्वार जो है, कंठ से बोला जाता है, कंठ का द्वार पूरी तरह से खुला रहता है, और वहाँ जो पहले से वायु स्थित है उसी के सहारे यह बोला जाता है। पूरी तरह से यह स्वतंत्र होकर के बाहर निकलता है, अवरोध नहीं होता। ठीक, तो जो वायु वहाँ रहती है उसे काकल कहेंगे, उसी के सहारे बोला जाता है। तो यह अन्य वर्ग का ध्यान दीजिए, अन्य अवयव का सहारा नहीं लिया जा रहा है, उसी वायु का सहारा लिया जा रहा है, जिस वायु को काकल कहते हैं, इसलिए इस वर्ण को काकल्य कहते हैं। ठीक है, तो ह काकल्य वर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुत सरल चीज है, उसे ये बी वाला सही होगा, स्वर कहेंगे। ठीक, उसे स्वर कहते हैं। जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, लेकिन स्वर जो है स्वयं तो स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाते हैं, उनके स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन व्यंजनों को के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। ठीक, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? अब ओ बोल करके आप देखिए क्या कर रहे हैं,
इसके उच्चारण में आप कंठ का भी प्रयोग कर रहे हैं और ओष्ठ का भी, ओ, ठीक। इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। आशा है आप अच्छी तरह इसे समझ गए हैं।